प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क्स। इस कड़ी में हम आज जिस अंतिम फ्रेमवर्क की बात करने जा रहे हैं वह है वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मूल रूप से ये फ्रेमवर्क है जो किसी भी व्यवसाय के अलग अलग पहलुओं को बड़े गहन रूप से समझने में हमारी सहायता करता है। और जब यह समझ विकसित होती है तो कहीं ना कहीं हम उससे बेहतर निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि यह वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है। सबसे पहले इसका हम परिचय प्राप्त करेंगे। वैल्यू चेन एनालिसिस भी अन्य फ्रेमवर्क्स की तरीके से हमें कहीं ना कहीं प्राप्त होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लिटरेचर से। कूटनीतिक प्रबंधन में जो अलग अलग फ्रेमवर्क दिए गए हैं उसमें यह एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है जो हमें सहायता करता है उन सभी गतिविधियों का अध्ययन करने में जो कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान क्रिएट करते हैं, डिलीवर करते हैं, जिसमें सपोर्ट करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम पाते हैं कि इसको जैसे हमने पिछला फ्रेमवर्क डिस्कस किया, हमने पाया कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस, जिसको भी प्रोफेसर माइकल पोर्टर ने दिया था, इस फ्रेमवर्क को भी प्रोफेसर माइकल पोर्टर ने सन 1985 में अपनी किताब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएटिंग सस्टेनिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस नामक किताब में इसको सबसे पहले प्रस्तुत किया और यह बड़ा ही प्रचलित फ्रेमवर्क बना कुछ समय के बाद जब लोगों ने इसकी महत्ता को समझा। तो मूल रूप से इसका जो ध्येय है, इस फ्रेमवर्क का ध्येय है वह है कि किस तरह से व्यवसाय अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ ले और इसको बेहतर बनाने के लिए, अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए, दक्षता को बढ़ाने के लिए, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए और इसी प्रकार कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राप्त करने के लिए, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास कर सकता है, इस फ्रेमवर्क के विश्लेषण से हम समझ सकते हैं। आइए, ये जो मॉडल आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये मॉडल मूल रूप से हमें बता रहा है कि ये वैल्यू चेन फ्रेमवर्क क्या है। तो इसके क्या क्या कंपोनेंट है, इसके क्या क्या घटक है, क्या क्या कारक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इसको सबसे पहले नीचे वाले भाग को लेकर के चलते हैं। नीचे वाला जो भाग है जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कह सकते हैं, तो ये जो नीचे वाला भाग है ये एक एक करके हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की, फिर हम बात करेंगे ऑपरेशंस की। अगला जो महत्वपूर्ण एक्टिविटी है जिसको हम कहते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। अगली जो गतिविधि है वो है मार्केटिंग एंड सेल्स और पांचवी जो एक्टिविटी है वो है सर्विसेज। इन एक प्राइमरी एक्टिविटीज, इन सब से मिलकर जो बनती है उनको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज या प्राथमिक गतिविधियां। ये वे गतिविधियां है जो किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के द्वारा मूल रूप से की जाती है। अब हो सकता है अपवाद स्वरूप कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान ऐसे हो जिसमें उदाहरण के लिए कोई उत्पादन, किसी प्रोडक्ट का उत्पादन न भी होता हो, लेकिन यदि आप उसको मूल रूप से देखने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज उनमें भी किसी न किसी रूप में परिलक्षित होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बाद जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो कुछ लाभ अर्जित करता है जिसको वो मार्जिन कहते हैं। अब इन प्राइमरी एक्टिविटीज को करने के लिए कुछ विशिष्ट सहयोगी एक्टिविटी, सपोर्ट एक्टिविटीज की आवश्यकता होती है। उनको सेकेंडरी एक्टिविटीज भी कहा जा सकता है, जो कि यहां ऊपर हम देख पा रहे हैं। ये 4 सपोर्ट एक्टिविटी है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोक्योरमेंट की, फिर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की और अंत में हम बात करते हैं फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो ये 4 एक्टिविटीज सपोर्ट एक्टिविटीज का रोल प्ले करती है, इसको सेकेंडरी भी कहा जाता है। अब इन एक एक गतिविधियों को, एक एक एक्टिविटीज को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले
हम प्राइमरी एक्टिविटीज को लेते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज में सबसे पहला है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज की तारीख में संभार तंत्र किसी भी व्यवसाय के लिए कितना आवश्यक है। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की बात इन दिनों बड़े जोर शोर से हो रही है। न केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकारों का ध्यान अब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के ऊपर है कि किस तरह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम किया जाए, क्योंकि यह लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का अंतिम लाभ कहीं ना कहीं उपभोक्ता को देना सरकार का और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का उद्देश्य है। तो मूल रूप से अगर हम बात करें तो ये वे सारी गतिविधियां हैं जिसमें आप प्राप्त करने, स्टोर करने और जो मटेरियल है उसको फ्लो करने, मटेरियल की प्राप्ति, उसका स्टोरेज, उसका मैनेजमेंट और तमाम जो कंपोनेंट और जो दूसरे तरह के इनपुट है, किस तरह से हम उनको प्राप्त कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं और उसका प्रबंधन कर रहे हैं। ये तीन मुख्य बातें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के तहत आती है। और एक अच्छा दक्ष या कार्यकुशल इनबाउंड लॉजिस्टिक्स जो है एक आंतरिक अंतः संभार तंत्र जिसको हम कह सकते हैं, वह हमें स्मूथ ऑपरेशंस में मदद करता है। इन्वेंट्री लेवल जो हमारे है कि हमारे पास कितना स्टॉक किसी मटेरियल का रहेगा, गुड का रहेगा, वो निर्धारित करता है। जो हमारे डिलेज है, विलंब होते हैं प्रक्रियाओं में, उनको कम करने का प्रयास करता है। और जो कॉस्ट है, जो ओवरऑल लागत है, जो समूची लागत है, उसको कम करने का भी प्रयास करता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी जो स्मार्टफोन बनाती है, तो स्मार्टफोन बनाने के लिए उदाहरण के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल हो सकते हैं। फॉर उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, माइक्रोमैक्स एक कंपनी है जो स्मार्टफोन बनाती है, तो माइक्रोमैक्स मूल रूप से उत्पादन स्वयं न करके अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग प्लेयर्स, अपने जो सप्लायर्स से प्राप्त करके और फिर उसकी असेंबलिंग करती है और फिर उसको बाजार में लाती है। उदाहरण के लिए तो इस तरह की कंपनी में जब उदाहरण के लिए हम ले तो हमारे स्मार्टफोन में एक बैटरी है, एक स्क्रीन है, इसी तरह से एक कवर है, टच प्लेट है, इस तरह से अलग अलग कंपोनेंट है। हमने ये सारे कंपोनेंट अलग अलग सोर्सेस से प्राप्त किए, फिर उसके बाद इसकी इन्वेंट्री मैनेज की, इन्वेंट्री मैनेज करने के बाद इसकी असेंबलिंग की, असेंबली करने के बाद इसको अपने बाजार में भेजा। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें प्राप्त करने वाली जो अंग है कि किस तरह से वो हमारे पास आएगा, वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक इसी तरह से इसमें हम बात करते हैं कि क्या क्या गतिविधियां मुख्य भूमिका निभाती है। उसमें सबसे पहली है सोर्सिंग, अर्थात मटेरियल के सोर्सेस की तलाश, फिर इसके बाद उसे प्राप्त करना, उसे वेयरहाउस या स्टोर करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना और ट्रांसपोर्टेशन हमारे सप्लायर बेस से हमारे बेस तक ट्रांसपोर्टेशन भी इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। अब अगली जो प्राइमरी एक्टिविटी है जिसको हम ऑपरेशंस कहते हैं। ऑपरेशंस मूल रूप से जो इनपुट हमें मिला है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में, उस इनपुट को हम किस प्रकार कन्वर्ट करके एक आउटपुट बना रहे हैं या फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो मूल रूप से ऑपरेशंस की तरफ इशारा करता है। अब इस स्टेज में प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और क्वालिटी कंट्रोल का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए, दक्षतापूर्ण संचालन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट, कस्टमर्स की अपेक्षाओं पे खरा उतरना है और उसके साथ साथ आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, और इन दोनों को करते हुए आपको अपनी लागत को भी नियंत्रण में रखना है। तो ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण होता है। अब उदाहरण के लिए हम किसी भी बेकरी का एक उदाहरण लेते हैं कि किस तरह से एक बेकरी ब्रेड बनाती है। इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास कर सकते हैं कि ऑपरेशंस, अब ब्रेड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता है वो है गेहूं या और आगे बढ़े हम मान के चले कि मैदा, रिफाइंड व्हीट। तो मूल रूप से वो उसका एक बड़ा घटक है। उसके अलावा उसे दूध की आवश्यकता होगी, उन्हें कुछ चीनी की आवश्यकता होगी, और जो फ्लेवर यदि उसमें कोई रखते हैं तो उन फ्लेवर्स की आवश्यकता होगी। तो ये सारे उनके लिए रॉ मटेरियल हो गए।
अब रॉ मटेरियल आने के बाद किस प्रकार यह रॉ मटेरियल प्रोसेस में जाएगा, मशीन और मानव संसाधनों की सहायता से यह रॉ मटेरियल या कच्चा माल किस तरह से ब्रेड के रूप में परिवर्तित होगा। और ब्रेड के रूप में बन जाना भी एक बात है, और बनने के बाद फिर आगे बढ़े तो इसका बाजार तक पहुंचना अगली बात है। तो इसमें कौन कौन से मुख्य गतिविधियां आएगी ऑपरेशंस में। सबसे पहले हम जिसकी बात करते हैं वह है प्रोडक्शन प्लानिंग, कि किस तरह से प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन हमें करना है, कितना उत्पादन हमें करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब निर्धारण प्रोडक्शन प्लानिंग का अंग है। ठीक इसी तरह से उसके लिए तैयारी, ठीक इसी तरह से अगर हम ब्रेड बनाने की बात करें तो डव मेकिंग एक स्टेप हो सकती है, उसको आकार देना अगली स्टेप हो सकती है ऑपरेशंस में। ठीक इसी तरह से उसको बेक करना, और बेक करके फिर उसके बाद उसको ठंडा करना, ठंडा करके फिर उसको पैकेज, उसका पैकेट बनाना, और पैकेट के बाद फिर ये देखना कि क्वालिटी कंट्रोल की जो हमने क्वालिटी स्पेसिफिकेशन सेट किए हुए हैं, बाजार में जो बेस्ट ब्रेड अवेलेबल है उस बेस्ट ब्रेड के पैमाने पे हम कितना खरा उतरते हैं, तो उसे हम क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। ये 7 मुख्य एक्टिविटीज है जो ऑपरेशंस में परफॉर्म करनी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो हम अगली एक्टिविटी की बात करते हैं जो है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स अर्थात जब हमारा उत्पाद तैयार होता है, ब्रेड हमारी तैयार है, तो ब्रेड बनने के बाद हमारा उसकी पैकेजिंग भी हो गई है। अब उस पैकेज की हुई ब्रेड को जो 1000 या लाख में हमारे पास उपलब्ध है वो कैसे बाजार में जाएगी, इसकी चिंता आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स करता है। बाह्य संभार तंत्र इसको देखता है। तो इसमें हम देखें, यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं से किसी क्लोथिंग कंपनी का, जो टेक्सटाइल कंपनी हो सकती है या जो कि अपैरल बेचती है, जो जिसमें टेक्सटाइल भी हो सकता है और फिनिश्ड रेडीमेड क्लोथ्स भी हो सकते हैं। तो आप इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। इसमें सबसे पहली है जिसको हम कहते हैं स्टोरेज, उसको लाना और उसको स्टोर करना। आगे हम बात करते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग की। ऑर्डर प्रोसेसिंग में किस तरह से हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हम बात करते हैं पैकेजिंग की, इसकी पैकेजिंग कैसे होगी। ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा हमारे व्यवसायिक प्रतिष्ठान से हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन तक। ठीक इसी प्रकार से इसकी ट्रैकिंग और डिलीवरी, जैसा कि हम जब कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑनलाइन ट्रैकिंग करते हैं, ठीक इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस जब सप्लाई करते हैं तो उनको भी ट्रैकिंग और डिलीवरी का स्टेटस सतत जानते रहना आवश्यक होता है। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम कहते हैं रिटर्न्स एंड रिवर्स लॉजिस्टिक्स। यदि कुछ है, रिवर्स लॉजिस्टिक्स अर्थात होता है कि किस प्रकार से किसी प्रोडक्ट की वापसी होगी। यदि कोई प्रोडक्ट खराब है या किसी मानक पर खरा नहीं उतर रहा है तो वो किस प्रकार वापस होगा। ठीक इसी प्रकार जब हम अगली एक्टिविटी की बात करते हैं तो वह है मार्केटिंग एंड सेल्स। यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि मार्केटिंग एंड सेल्स का भी योगदान उतना ही है वैल्यू चेन में जितना कि अन्य एक्टिविटीज का, लेकिन यह कुछ अधिक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है क्योंकि इसमें इनको कस्टमर्स या ग्राहकों या उपभोक्ताओं के साथ डील करना होता है। तो इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इसके जो महत्वपूर्ण पहलुओं की अगर बात करें तो सबसे पहला है मार्केटिंग रिसर्च, फिर हम बात करते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग की, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन की, कंटेंट मार्केटिंग की, सेल्स स्ट्रेटेजी की, लीड जनरेशन की, सेल को क्लोज करना। ठीक इसी तरह से ग्राहक संबंध प्रबंधन की बात करते हैं जिसको हम पॉपुलर टर्म्स में CRM कहते हैं या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं। अंत में जो आता है वह है सर्विस, या कई बार इसको हम आफ्टर सेल सर्विस के नाम से भी समझ सकते हैं। तो हम पाते हैं कि यह भी उतनी ही आवश्यक है क्योंकि प्रोडक्ट बेच देना एक बात है, लेकिन बेचने के बाद यदि ग्राहकों को कोई समस्या है, कोई बात है, तो वे किस तरह से अपनी बात को व्यावसायिक प्रतिष्ठान तक पहुंचाएंगे, तो उसमें या उनको आपसे कोई सहायता चाहिए तो वे सारी बातें सर्विसेज का एक अंग हो जाती है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में 5 गतिविधियां। ठीक इसी तरह से जब हम इसके कंपोनेंट की बात करते हैं तो इंस्टॉलेशन है, कस्टमर सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर है। मूल रूप से जब कोई टेक्निकल प्रोडक्ट होता है, उदाहरण के लिए आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो वॉशिंग मशीन आप स्वयं पूर्ण रूप से इंस्टॉल कर ले, ये संभव नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं आपको कंपनी से सर्विस अवेल करना पड़ता है एक बार उसको रन करने के लिए, उसके बाद फिर आप उसका उपयोग करते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सर्विसेज का भी उतना ही रोल है।
अब हम सपोर्ट एक्टिविटी में सबसे पहले प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं। तो प्रोक्योरमेंट के एक एक कंपोनेंट को हम समझने का प्रयास करेंगे और उदाहरण के तौर पे हम लेंगे फर्नीचर मैन्युफैक्चरर का, कि किस तरह से फर्नीचर मैन्युफैक्चरर अपना प्रोक्योरमेंट करता है। प्रोक्योरमेंट मूल रूप से है क्या? प्रोक्योरमेंट वे सारी प्रोसेसेस और एक्टिविटीज है जो जिसका प्रारंभ होता है सोर्सिंग से, आगे परचेजिंग करते हैं, इसके बाद गुड्स और सर्विसेज या संसाधनों का किस तरह से मैनेजमेंट किया जाएगा, इस पे मूल प्रकाश डाला जाता है। इसके बाद आगे जो हम बात करते हैं सप्लाई चेन में कई बार डिसरप्शंस भी होते हैं, कई बार इसमें गड़बड़ियां भी देखने को मिलती है और उन डिसरप्शंस की वजह से कई बार प्रोसेस को रोकना भी पड़ता है। तो इस तरह की प्रक्रियाओं में हम किस तरह से प्रबंधन करेंगे, यह भी प्लानिंग हमको पहले से करनी होती है। आइए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें मूल रूप से सप्लायर आइडेंटिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन से लेके रिस्क मैनेजमेंट और सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट तक की लगभग सारी एक्टिविटीज सम्मिलित हो जाती है। इसमें क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन का भी उतना ही योगदान है। ठीक इसी प्रकार किस तरह से परचेज ऑर्डर को मैनेज किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन किस तरह से होगा, ये सारी गतिविधियां भी कहीं ना कहीं हमें बताती है कि किस तरह से हमें प्रोक्योरमेंट करना है। ये सेकेंडरी एक्टिविटी या सपोर्ट एक्टिविटी का पहली सब एक्टिविटी है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यवसाय की कल्पना बिना प्रौद्योगिकी के, बिना टेक्नोलॉजी के कर पाना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी लगभग वैसा ही है। तो हम देखें तो किस तरह से टेक्नोलॉजी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए अगर हम ले इलेक्ट्रिक व्हीकल ने जो हमारी प्रचलित व्हीकल थे जिसको हम आईसीई इंटरनल कंबशन बेस्ड इंजन बेस्ड व्हीकल कहते थे, तो उसको रिप्लेस करने का काम किया। यह कहा जाता है कि यह पर्यावरण के लिए भी अधिक लाभप्रद है और हमारे लिए भी अधिक पॉकेट फ्रेंडली हो सकता है। तो किस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ने अभी हो रहे उत्पादनों और उनकी गतिविधियों को प्रभावित करने का कार्य किया। तो मूल रूप से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो बात करता है वो है इनोवेशन की। ये बात करता है किस तरह से कॉम्पिटिटर्स से आगे रहा जाए। जिस कंपनी के पास जितनी अच्छी और उन्नत टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी या तकनीकी होगी, उतना ही वह कंपटीशन में अपने आप को आगे पाएगा। उदाहरण के लिए हम स्मार्टफोन मार्केट की बात करते हैं तो एप्पल एक प्लेयर है जो अपनी टेक्नोलॉजिकल माइट की वजह से आज भी मार्केट में अपने स्थान को बनाए हुए है। तो कहीं ना कहीं ये हमें बताता है कि टेक्नोलॉजी का विकास और इसका विस्तार कितना आवश्यक है। ठीक इसी तरह से कस्टमर्स की नीड को मीट करना, ठीक इसी तरह से मार्केट के ट्रेंड्स को समझने का प्रयास करना भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब इसके जो मूल घटक है वे है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी को सतत आगे बढ़ाए रखने के लिए व्यवसाय को आवश्यक होता है कि वो नियमित रूप से शोध और अनुसंधान करे, शोध अनुसंधान और विकास के कार्यों में अपने आप को लगाए रखे। ठीक इसी तरह से प्रोडक्ट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, हमेशा प्रोडक्ट में परिवर्तन होते रहे ताकि वे नयापन उसमें बनाए रखे। इनोवेशन, अपनी इनोवेटिवनेस को, अपने नवाचार को कस्टमर्स को प्रदर्शित कर सके। ठीक इसी तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भी बात हो सकती है। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की। किसी भी कंपनी की कोई बौद्धिक संपदा होती है, वह बौद्धिक संपदा भी कहीं ना कहीं उसके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक इसी प्रकार कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की सतत बेहतरी के लिए प्रयास करना, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का। आगे हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन की, कि किस तरह से हम पार्टनरशिप करते हैं। यदि कोई टेक्नोलॉजी या तकनीकी हमारे पास नहीं है तो हम किस तरह से दूसरे प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेट करके टेक्नोलॉजी शेयरिंग करते हैं। उदाहरण के लिए हमने देखा भारत में जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उतनी उन्नत नहीं थी तो हमारे भारत की एक कंपनी जिसको हम हीरो के नाम से जानते हैं, उसने हाथ मिलाया होंडा, जो जापान की कंपनी है, और उन्होंने कोलैबोरेशन किया। कई वर्षों तक उन्होंने साथ में अपने व्यवसाय को चलाया और जब हीरो ने अपनी टेक्नोलॉजी को एक स्तर तक विकसित कर लिया तो अब वे स्वतंत्र रूप से अपने व्यवसाय को चला रहे हैं। तो ये हमें बताता है
है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए आपको साझेदारी की भी आवश्यकता होती है और कई बार आपको अपने कॉम्पिटिटर्स या प्रतिस्पर्धियों के साथ भी सामंजस्य स्थापित करना होता है। अगली एक्टिविटी, महत्वपूर्ण एक्टिविटी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या मानव संसाधन प्रबंध। अब यह बताना लगभग आसान हो गया है कि किस तरह से मानव संसाधन व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो इस प्रक्रिया में हमें यह जानना कि किस प्रकार से मानव संसाधन किसी भी व्यवसाय के लिए एक मील का पत्थर हो सकता है या एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है। तो एचआरएम मूल रूप से करता क्या है, मानव संसाधन प्रबंध करता क्या है? मानव संसाधन प्रबंध मूल रूप से अच्छे जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको अट्रैक्ट करना, उनको आकर्षित करना, उनको अपने पास रोक कर रखना, उनको मोटिवेट करना और उनकी प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को ताकि वो भविष्य में भी कंट्रीब्यूट करते रह सके, उनको ट्रेनिंग आदि दे करके और श्रेष्ठ बनाना। उदाहरण के लिए अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी की बात करते हैं तो जिस संजीदगी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज अपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रीट करती है, अट्रैक्ट करती है, ट्रेन करती है और आगे बढ़ाती है, वह एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हो सकता है समझने के लिए कि किस तरह से कंपनीज में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आगे बढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए हम एक कंपनी की बात करते हैं, इन्फोसिस। इन्फोसिस के बारे में कहा जाता है कि वह एक बहुत ही उन्नतिशील कंपनी हमेशा से रही है, प्रगतिशील कंपनी हमेशा से रही है, जिसने अपने मानव संसाधन को सबसे अधिक महत्व दिया है। वे उनके ट्रेनिंग में या उनके शिक्षण प्रशिक्षण में अत्यधिक खर्च करते हैं और केवल खर्च ही नहीं करते बल्कि उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए इसका भी प्रयास करते हैं। तो इसका लाभ उन्हें तो मिलता ही है लेकिन एक पूरे इकोसिस्टम को भी इसका लाभ मिलता है। आगे जब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो इसमें वर्कफोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ऑनबोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन। आगे हम बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स के परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाएगा, उस पे बात करता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आगे बात आती है कंपेंसेशन मैनेजमेंट की कि उनको क्या पर्क्स दिए जाए, क्या उनको सैलरीज कितनी दी जाए, तमाम तरह की बातें। और इसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉय रिलेशन एंड एंगेजमेंट कि किस तरह से हम उनको एंगेज करते हैं, कितने कंस्ट्रक्टिवली उनको एंगेज करते हैं। और अंत में हम बात करते हैं लीगल कंप्लायंसेस एंड रिस्क मैनेजमेंट की। तो ये सारी गतिविधियां कहीं ना कहीं वैल्यू चेन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रूपी सपोर्ट एक्टिविटी के महत्वपूर्ण घटक है। अब जो अंतिम हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि हम सभी जानते हैं अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के लिए और किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए नितांत आवश्यक है। तो मूल रूप से ये वे सारे फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स है या फैसिलिटीज है या कह ले कि तंत्र है जो कि बिजनेस ऑपरेशंस में, बिजनेस के संचालन में सहायक होते हैं और मूल रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, कई बार दिखाई भी पड़ते हैं, कई बार दिखाई नहीं भी पड़ते हैं, किंतु उनका योगदान किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए जब हम देश की बात करते हैं तो मूल इंफ्रास्ट्रक्चर में मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम जो अधोसंरचना के मूल तत्व कहते हैं बिजली, पानी और सड़क। अब तो ये ऐसे है जो जितने समृद्ध होंगे उतना ही व्यवसाय वहां पर समृद्ध होगा। ठीक इसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक वैसा ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। ठीक इसी प्रकार मशीनरी किस तरह से वहां पर कितनी उन्नत है, इस तरह से हम पाते हैं कि किस तरह से ये बिजनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये कुछ उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं। स्टोर की लोकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन और वेयर हाउसिंग की क्या स्थिति है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स की क्या स्थिति है, इसी प्रकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम की क्या स्थिति है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, यूटिलिटी सर्विसेज और तमाम तरह की मेंटेनेंस और फैसिलिटी मैनेजमेंट की क्या स्थिति है। इसी के साथ हम वैल्यू चेन एनालिसिस के इस अवधारणा को यहीं पर विराम देते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।